अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं हम लोग ला नावल उसकी किस्त नंबर 4 के साथ। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे का वक़्त था जब वलीद अपने बिस्तर से उठकर आसमान को देख रहा था। आज बिल्कुल भी बादल नहीं थे। रात के अंधेरे में सितारे पूरे जोश से टिमटिमा रहे थे। न जाने वो किन हसरत भरी निगाहों से इन्हें ताक रहा था। अलीशा जो कि अभी-अभी सीढ़ियाँ चढ़कर उसे देखने आई थी, अब काफ़ी देर से अपने भाई को यूँ गुमसुम सा महसूस करके पास आ बैठी। "क्या बात है वलीद? क्या सोच रहे हो?" उसने पुष्ट से उसके कंधे पर हाथ रखा। "कुछ नहीं आपी, कुछ तो है। बस अभी मैं इन सितारों को देख रहा हूँ और इन्हें देखकर सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं भी इनमें से एक सितारा बन जाऊँगा।" उसकी बात पर अलीशा के हलक में एक आँसू गिरा। ऐसे कौन करता है? अब अपने कान खोलकर सुन लो तुम। तुम स्ट्रॉन्ग हो, समझे तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर वो इतनी अफ़सरदगी से बोली कि आखिर में उसकी आवाज़ भीग गई। बहुत कोशिश के बाद भी एक आँसू लुढ़क कर इसकी गाल पर बह गया। आप ये अब क्यों मुझे झूठी तसल्लियाँ देती हैं? मैंने पहले भी कहा है कि मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दिया करें। सच कहूँ तो अब ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे मुझसे प्यार होने लग गया है। बस जो चंद दिन मेरे पास बचे हैं, मैं इन्हें हँसी-खुशी गुज़ारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे इलाज के लिए इतना पैसा कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। बोलते साथ ही वो अपनी बहन के अश्क भी पोंछ रहा था। जब मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, तो मुझ पर भरोसा रखो। बहुत जल्द तुम्हारी बहन इतना पैसा लेकर आएगी कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मरने नहीं दूँगी। तुम एक स्कॉलर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें एक स्कॉलर बनाकर रहूँगी, इंशाअल्लाह। वलीद ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। चलो शाबाश। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हलवा पूरी बनाकर लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? जब दोनों बहन-भाई ने एक-दूसरे के आँसू साफ किए तो कुछ वक़्फ़ा लेकर चारपाई की एक तरफ रखी ट्रे को इसके सामने रखी। हाँ, बहुत पसंद है। वलीद की मुस्कुराहट देखकर अलीशा का दिल भी अंदर से हँसा था। फिर उसने चंद नवाले तोड़कर खुद अपने हाथों से अपने भाई के मुँह में डाले। बहुत मज़े के बने हैं आपी। मुझे पता था। वो इतराई और फिर दोनों ज़ोर से हँस दिए। और अमराह, आप इन दोनों से मिलें, ये है सहीरा आगा, जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ये हस्ती तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। इन्हें तो आप जानती ही होंगी, दी रॉक स्टार ज़ावियान आलम। जब हानिया ने इनका तारुफ़ करवाया तो अमराह को अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया। दोनों नज़र भर के एक-दूसरे को देखने लगे, वक़्त जैसे लम्हों के लिए थम सा गया हो। 2 दिलों की धड़कनें जैसे एक साथ शुरू हो गई हों। हाय! ज़ावियान ने अपना हाथ बढ़ाकर पहली शुरुआत की तो कई सानियों तक इसके गोरे हाथ को टिकटिकी बाँधकर देखती रही। फिर अपना हाथ इससे मिलाने के लिए बढ़ाया तो मन ही मन में शर्मिंदगी का शिकार होने लगी। कहाँ इसका गोरा हाथ और कहाँ वो अपनी सांवली रंगत वाला हाथ इससे मिला बैठी थी। लेकिन मुकाबिल शख्स तो बड़ी हसरत से इसके हाथ को अपने हाथ में देख रहा था। अमराहा को लगा जैसे वो अपने ज़हन में उसकी रंगत का मज़ाक उड़ा रहा हो। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसके दिमाग और ज़हन में क्या हलचल बरपा है। तो ज़ावियान, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं तुम्हें इनसे क्यों मिलवा रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि तकरीबन 1 महीना पहले मेरी कज़िन का मर्डर हो गया। इसी सिलसिले में इसके कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मैंने बैरिस्टर अमराहा को हायर किया है। बहुत सुना था मैंने इनके बारे में कि उन्होंने आज तक कभी भी कोई केस नहीं हारा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें ही हायर कर लूँ। अच्छा किया ना? हुँ, बहुत अच्छा किया। वो जवाब तो हानिया को दे रहा था लेकिन इसकी निगाहें मुसलसल अमराहा पर टिकी थीं। चलो गाइस हम लोग पार्टी जॉइन करते हैं एन्जॉय करते हैं और तब तक बैरिस्टर अमराह ज़रा अपने केस को जाँच लें। हुँ? बात करते वक़्त उसने अमराह की जानिब देखकर पूछा, श्योर। वो मुस्कुराई। फिर वो तीनों जाते दिखाई दिए। सीढ़ियाँ उतरकर भी वो नीचे की जानिब कदम बढ़ा ही रहे थे कि हानिया ज़ावियान से मुखातिब हुई। वैसे तुम्हें पता है, इस लड़की में बहुत एटीट्यूड है। जब मैंने इसे कल कॉल की तो मुझसे कहती कि मुझसे खुद आकर मिलो। फिर मैंने अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ बताए और डबल पेमेंट की ऑफ़र की तो तब कहीं जाकर मोहतरमा मेरे घर तशरीफ़ लाई है। इसके साथ-साथ ज़्यादा वो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। चलो, मैं तुम्हें आज अपनी फूफो से मिलवाती हूँ। इसका हाथ पकड़े हुए जैसे ही उसे लेकर जाने लगी तो ज़ाविया ने हाथ वापस खींचा। क्या हुआ? उसने हैरानगी से देखा। हानि, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी केस का कज़न का वो केस अगर मैं डील कर लूँ तो? आई मीन अगले कुछ रोज़ तक मैं फ्री हूँ।
तुमने 1-2 जगह पर मॉडलिंग के लिए भी जाना है तो तुम बिज़ी रहोगी और मैं तुम्हारी लॉयर को साथ-साथ गाइड भी कर दूँगा, इफ यू वांट। हाँ, ठीक है। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी कज़िन का कातिल अपने अंजाम को पहुँचे और तुमसे ज़्यादा भरोसा मैं किस पर कर सकती हूँ? व्हाई नॉट? तुम हैंडल कर लेना। यस। वो अपनी नज़रें झुकाई, उसने इंतहाई धीरे से सरगोशी की लेकिन हानिया ने अजीब से अंदाज़ में उसे घूरी डाली। कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो मिलवाओ अपनी फूफो से। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो मुस्कुराई। हाँ, चलो। अलीशा बड़ी हैरानगी से अपने पहलू में बैठे शख्स को लैपटॉप पर काम करते देख रही थी। ये कोई और शख्स नहीं, बल्कि सईर था। ओह खुदाया! अब ये शख्स यहाँ पर भी मेरे पीछे आ गया। अपनी आँखें चंद लम्हों के लिए बंद करके वो मुँह में ही कुछ बुड़बुड़ाई। लैपटॉप पर उँगलियाँ चलाते हुए सईद की नज़र जब अचानक उस पर पड़ी, तो वो दंग रह गया। अलीशा मैरून रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस सर पर रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए बैठी थी। ज़ही नसीब, सही नसीब। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, वरना सुबह-सुबह चाँद कैसे नज़र आ सकता है? सामने मौजूद काउंटर पर अपनी बाजू धरकर वो यकीनन इसी से मुखातिब थी। इसकी आवाज़ सुनते अलीशा ने फ़ौरन आँखें खोलकर उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए बेचैन निगाहों से उसे तक रहा था। क्या चाहते हो? मेरा पीछा करते-करते आप मेरे ऑफ़िस तक आ गए? उसने चिढ़कर कहा। पहली बात, ना तो मैं तुम्हारा पीछा किया है और दूसरी बात, ना ही मैं तुम्हारे ऑफ़िस आया हूँ, बल्कि मैं अपने ऑफ़िस में अपनी जॉब पर आया हूँ। क्या? आप भी इसी ऑफ़िस में काम करते हैं? वो हद तक हैरान थी। जी, अभी 2 दिन पहले ही तो जॉइन किया है मैंने, पर पिछले 2 दिनों में तो मैंने तुम्हें देखा नहीं। फिर आज कैसे? दरअसल मैं कल शाम को इंटरव्यू देने आई थी और मेरी कल ही सिलेक्शन हुई है। ओह! आई सी। शाम को तो मैं अपनी एक दोस्त की पार्टी में चला गया था, शायद फिर इसीलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। हो सकता है। उसने कंधे उचका और फिर अपने पर्स में से कुछ टटोलने लगी। वैसे मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। जब रोज़ सुबह मैं तुम्हारा दीदार करूँगा तो मुझे ज़िंदगी कितनी हसीन लगेगी ना। उसके मज़ीद बोलने पर अलीशा ने नागवारे से नज़रें घुमाई। देखिए, आप मुझे जैसा समझ रहे हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अच्छा, उस तरह की लड़कियों से मैं इस तरह बातें भी नहीं करता। अपने चेहरे के नीचे कोहनी टिकाए मुसलसल उसे तकते हुए वो इंतहाई शीरे अंदाज में बोला तो अलीशा ने धीमी सी मुस्कुराहट पेश की। एंड हाँ, मुझे तुमसे सॉरी करनी थी, क्योंकि इस दिन बाज़ार में मैंने तुम्हें न जाने क्या कुछ कह दिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। दरअसल उस रात को कब का भूल चुकी हूँ और बेहतर है कि आप ही भूल जाएँ, चाहे उस रात हमारे बीच कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन मैं दोबारा इस रात का कभी भी ज़िक्र नहीं सुनना चाहती। इसके लहजे में थोड़ी-सी तल्ख़ी आ गई थी, पर मेरे लिए तो वो रात बहुत ख़ास है। जानती हो क्यों? वो उसे सवालिया नज़रों से घूरने लगी, क्योंकि एक रात के लिए ही सही, लेकिन तुम सिर्फ़ मेरी हुई थी। उसके बोले गए अल्फाज अलीशा को चुप करवा गए। दिल के किसी कोने में ज़रा सी कोई कली खिल उठी थी। खामोशी से अपने लब समेट कर उसने पर्स से अपनी नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखकर अपने सामने मौजूद कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। सईद भी दोबारा लैपटॉप की जानिब मुड़ा लेकिन काम करते वक्त भी वो वक्फे-वक्फे से इसका दीदार करता रहा। अमरहा काफ़ी देर से मकतूला लड़की के कमरे की तलाशी लेकर न जाने क्या ढूँढने की कोशिश में थी। उधर दूसरी जानिब इसी कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठा ज़ावियान अपने रुख के नीचे हाथ रखे, इंतहाई दीदा तलब नज़रों से निगाहों से उसे टिकटिकी बाँधे देख रहा था। अपनी टाँग पर टाँग चढ़ाए वो इस अंदाज़ में बैठा था जैसे वो अमरहा के काम में दिलचस्पी लेने की बजाय उल्टा इसी में दिलचस्पी ले रहा हो। जाने क्या कुछ तलाश करती वो लड़की साथ-साथ अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल पर कुछ नोट करती रही। फिर यकायक इसकी तरफ मुड़ी। वो अल्फाज कहीं ज़बान के तालु से चिमट कर रह गए। वो लड़की जिसकी कोर्ट में भी हमेशा फर-फर ज़बान चलती थी, न जाने क्यों अपने सामने मौजूद शख्स के रूबरू खामोश हो गई थी। कहे ना, आप रुक क्यों गई? उसने बेचैनी से पूछा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? व्हाई नॉट? उसके मुख्तसर अल्फाज सुनकर वो पीछे की तरफ घूमी। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएँ प्लीज़। पुलिस के चंद सिपाहियों से कहकर उसने फिर से अपना रुख सावियान की जानिब मोड़ा। चंद कदम बढ़ाते हुए उसके करीब मौजूद दूसरे सोफ़े पर फिर वो विराजमान हुई। चंद देर पहले मैंने एक शख्स को लाइब्रेरी में देखा था। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आप ही थे, क्योंकि उस शख्स की आँखें और आवाज़ बिल्कुल आपकी जैसी थी। क्या वो हाँ, मैं वही था। उसकी बात काटकर वो अपनी सुना गया। अमरोहा के माथे पर चंद बल नमूदार हुए। अगर वो आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है। ओह! उसके लफ्ज़ में हल्की-सी मुस्कुराहट और बेशुमार अफ़सर्दगी शामिल हो थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हानिया ने ही मुझे ये सब कुछ डील करने का कहा है, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की भी सुपरविज़न करूँ।
वह संजीदगी से बोला, आपकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। आपके एक कंसर्ट को मैंने सुना था। मैंने वो आपका सॉन्ग अच्छा लगा जानकर। वैसे मैं महज़ चंद दिनों के लिए ही फ्री हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे कंसर्ट्स शुरू हो जाएँगे और मुझे 1-2 मॉर्निंग शो में भी जाना है। फिर सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, मैं आदी हूँ इन सब चीज़ों की। शान बेनियाज़ी से उसने शाने समेटे। तो मतलब मेरे होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो मुस्कुराकर बोली। मुस्कुराने से जो गढ़े उसके रुखसारों पर उभरे थे, उसे देखकर ज़ावियान का दिल मचलने लगा। एक बात कहूँ? ज़रूर कहें। आप हँसती हुई बहुत क्यूट लगती हैं। ज़िंदगी में पहली बार शायद किसी ने उसकी तारीफ़ की थी, वरना बहुत से लोग हमेशा इसके रंग का मज़ाक उड़ाया करते थे। वह बेयकीन होकर अपने रूबरू मौजूद शख्स को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़ावियान आलम जैसे मशहूर रॉक स्टार ने उसकी तारीफ़ की थी। मन ही मन में वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर करने लगी। वो जो खुद हुस्न यूसुफ की तरह एक मिसाल था। हाँ, वही हसीन लड़का, उस सांवली लड़की को खूबसूरत कह गया था। तभी ज़ावियान का फ़ोन बजना शुरू हुआ। अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर वो खड़ा हुआ और फिर उसे कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अमरा अभी तक खुद को हकीकत की दुनिया में वापस लाने पर तुली हुई थी। वो अभी भी साकत बैठी थी और ना जाने मज़ीद कितनी ही देर तक मुंजमद बैठे रहने के बाद वो कदम पटक कर इसके पीछे ही बाहर निकल आई। या, श्योर, ओके, ओके, आई एम कमिंग, सी यू। फ़ोन पर मुखातिब जावियान चंद अल्फ़ाज़ अदा करके अपने पीछे की जानिब मुड़ा तो पुश्त पर अमरहा को खड़े देखकर इसी से गोया हुआ। ओके अमरहा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, बाय। संजीदगी से कहता हुआ वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसके जाने का सुनकर अमरहा का दिल धक करके रह गया। वो इसे रोकना चाहती थी लेकिन किस हक से? बिलाखिर खामोशी ने बाजी जीत ली। अस्सलाम वालेकुम दादो। जावियान ने अपने अपार्टमेंट में कदम रखते ही किचन में खड़ी दिलशाद बेगम को पुष्ट से गले लगाते हुए कहा, वालेकुम सलाम, आ गया मेरा बच्चा। जो बाजू उसने दादी की गर्दन के गिर्द फैलाया था, इन्हीं को थाम कर वो नरमी से गोया हुई। जी दादू, आई एम सॉरी आज आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, पर आप ये किचन में क्यों खड़ी हैं? सुरैया कहाँ है? वो सामने हुआ। अब सुरैया को डांटने मत लग जाना। मैंने ही उसे कहा था कि वो किचन से चली जाए क्योंकि आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए मटन पुलाव बनाया है। उन्होंने अपना हाथ उसके गाल पर रख के प्यार से कहा। दादो, यार आपको पता भी है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी आप किचन में खड़ी हो गईं। उसके लहजे में गुस्सा कम और परवाह ज़्यादा थी। बस बेटा, कभी-कभी तो अपने लिए कुछ बना लेने दिया करो। जब तक ज़िंदा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने लाडले के लिए सब कुछ करूँ, खुद, अपने हाथों से। जब तक ज़िंदा हैं का क्या मतलब? आपको कभी कुछ नहीं होगा। तभी किसी औरत की आवाज़ उनकी पुश्त से उभरी। दोनों ने पीछे की जानिब निगाहें धर लीं। फलक बेगम को हाथ में पर्स लटकाए सयाल आवाज़ में सामने खड़े देखा जा सकता था। इन पर निगाह पड़ते ही सावियान के चेहरे के तासुरात अचानक संजीदगी में बदल गए। कैसे हो मेरे लाल? फलक बेगम ने करीब आकर इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए पूछा। जिंदा हूँ और जब मर जाऊंगा तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। वह इस कदर बेरुखी से पथरीले अल्फाज कह गया कि करीब खड़ी माँ और दादी दोनों लरस कर रह गईं। साथ ही वो उनके हाथ झटक कर पीछे कर गया। कैसी बातें कर रहे हो जावियान? तुम्हें कुछ भी होने से पहले मुझे मौत आ जाए। माँ तो फिर माँ ही होती है। फलक बेगम की आंखों से फौरन आंसू छलक पड़े थे लेकिन इनके आंसुओं को देखकर जावियान ने बेरुखी से नजरें फेर ली। मुझसे इतने खफा खफा क्यों रहते हो बेटा? क्योंकि मुझे आपके झूठे प्यार से सख्त नफरत है। वो इश्तियाल अंगेजी से बोला। नहीं मेरे शेर, माँ का प्यार कभी भी झूठा नहीं होता। दिलशाद बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरकर दरमियान में आकर बोलने की गलती कर दी थी, जिससे फलक बेगम की तोपों का रुख उनकी जानिब मुड़ गया। बस करें आप बड़ी बी, मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और मेरे मुंह पर आप मीठी बन जाती हैं। इनके फनकार कर बोलने पर वो मुकाबिल हुआ। मम्मी प्लीज, दादो को कुछ मत कहिएगा, उन्होंने कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा और अगर आपने दादो से बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं कौन हूँ? तुम्हारी माँ हूं ना मैं। दादी का रुतबा क्या माँ से ज्यादा है? तुम अपनी दादी की वजह से माँ से बदतमीजी कर रहे हो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मम्मी प्लीज आप चली जाएं यहाँ से। क्यों? तुमने खुद तो कभी सहमत नहीं की घर में आने की और अगर मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ तो तुम्हें इस पर भी एतराज होता है। क्यों बेटा? माँ बाप से ज्यादा बढ़कर तुम्हारे साथ मुखलिस और कोई नहीं हो सकता। इकलौती औलाद हो तुम हमारी। तुम्हें हमसे बढ़कर कौन प्यार कर सकता है? अरे नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार, पापा का झूठा प्यार। आप दोनों बस अपने बिजनेस और घर को टाइम दें। ना मैं आपका पहले कुछ लगता था और ना अब लगता हूँ। सो प्लीज आइंदा अपने झूठे प्यार की तस्वीर मेरे सामने मत पड़िएगा।
अपने हाथ लहरा-लहरा कर और सरफिरे अंदाज में बदलिहाज होकर बोला और फिर किचन से जाने के लिए मुड़ गया। सारा मूड खराब कर दिया यहाँ आकर। धीरे से बड़बड़ाता हुआ वो अपने कमरे में चला गया था। आपने अच्छा नहीं किया, मुझसे मेरा बेटा छीनकर। फलक बेगम ने गुस्सैले अंदाज में कहकर अपने होंठ भींचते हुए इंतहाई गुस्से से दिलशाद बेगम को देखा और फिर चलती बनी। अमराह वसी आसमान के नीचे सहन में जुड़ी चारपाई पर लेटी रात के वक्त अपने बालों की लटों में हाथ फेरते हुए जावियान के मुतालिक सोच रही थी। इसके बोलने और तारीफ करने का ख्याल बार बार मन ही मन में दोहराकर वो धीरे से मुस्कुराती रही। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने अचानक उसे हकीकत की दुनिया में लाकर पटक दिया। कदम खुद दम, कदम बखू होकर अ, कदम बखुद होकर उसने दरवाजा खोला। दहलीज पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हाथों में प्लेट लिए हुआ था। जी, उसने सवालिया अंदाज में देखा। बाजी, आज शब बारात है। जानता हूँ कि आप लोग इसको नहीं मानते, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा है कि आप हमारे घर के सामने रहते हैं, तो इस लिहाज से आप हमारे हमसाए हुए और हमारी किसी भी न्याज पर सबसे पहला हक आपका है। हमने तो बस खत्म दिलवाया था, तो इसी की चावल देने आया हूँ। मासूमियत से बोलता वो खूबसूरत सा बच्चा हाथों में पकड़े प्लेट उसकी तरफ बढ़ा गया। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। प्लेट को हाथों में पकड़े वो मुस्कुराकर बोली तो वो भी हंसता हुआ चला गया। लेकिन जब उसने पुश्त फेरी तो इसका बाप दाइम सिंह शदीद गुस्से के आलम में उसे घूरता दिखाई दिया। अब्बू जी, आप? नरमी से अभी उसने मुख्तसरन अपने चंद अल्फाज अदा ही किए थे कि हाथों में पकड़ी हुई प्लेट उससे खींचकर जमीन पर पटक दी। वो पूरा मुंह खुले जमीन पर पड़े रिस्क को देख रही थी। कितनी मर्तबा मना किया है मैंने तुम्हें कि इन मुसलमानों के घर से आई चीज देना तो दूर, बल्कि उसे दरवाजे से ही बाहर फेंक दिया करो। लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सी जबान समझ में आती है। बड़ी हमदर्द बनती हूँ इन मुसलमानों की। तुड़क कर बोलते वो आखिर में इसके बाल अपने हाथों में लेकर खींच के इसकी गर्दन बालों के साथ ही पीछे की जानिब झुक गई थी। अरे क्या हो गया है? बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? माँ भागती हुई शोर की आवाज सुनकर आई। बच्ची है अब ये, बच्ची है। अरे जवान हो गई है, एक वकील बन चुकी है और तुम कह रही हो कि बच्ची है। इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे मजहब के खिलाफ जाकर ये मुसलमानों से चीजें लेती हैं। पता भी है कि कितना श्राप लगेगा। इसके बालों को अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए वो अपनी बीवी पर गरजे। अबू बस कर दें आप। ये श्राप वाप कुछ नहीं होता। मुसलमान इतने बुरे भी नहीं होते जितना आप इन्हें समझते हैं। बस कर दें। खत्म कर दें अपनी ये वहम और तोहमत परस्ती वाली बातें। मुकाबिल होकर धारते हुए वो अपने सुनाकर कमरे में जा चुकी थी। देख रही हो, ये भी बच्ची लगती है तुम्हें। अपनी वकालत अब घर में भी आजमाने लगी है। बाप को आगे आंखें दिखाएगी ये और तुम्हें बच्ची लगती है। हम्म। अपना गला फाड़कर चिल्लाते हुए वो भी अपने कमरे में चली गई। इसकी माँ तो बस मुंह में लफ्ज दबा गई। कैसी हो अलीशा? सईद ने अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठती हुई लड़की से पूछा। ठीक हूँ। लहजा कुछ गैर संजीदा था। तुम मुझसे इतनी खिची खिची से क्यों रहती हो? क्योंकि मैं उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करती जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उसने साथ ही कंप्यूटर ऑन किया। जानने की कोशिश करोगी तो जानने लग जाओगी। मुझे दिलचस्पी नहीं। वो बेइतनाई बरत गई। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत का दावेदार हो तो उसे यूं सताया नहीं करते। मोहब्बत का लफ्ज सुनकर अलीशा ने घूरते हुए देखा। क्या कहा आपने? मोहब्बत? मैं जानता हूं कि ना तो ये सही वक्त है और ना ही सही जगह, लेकिन मैं अपने जज्बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छी लगती हो अलीशा। बोले गए कुछ जुमले उसे मजीद चौंका गए। जैसे कोई धचका लगा था। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? हम यहाँ पर काम करने आते हैं और बेहतर है कि आप ही अपने काम पर ही ध्यान दें। कोशिश तो मेरी यही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान फिर से तुम पर ही जाकर रुक जाता है। इसके बोलने पर वो गुस्से से उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो पुष्ट से पूछने लगा। सर से कहने जा रही हूँ कि मेरा टेबल चेंज कर दे। अरे पर उसने मजीद कुछ कहना चाहा, लेकिन वो जा चुकी थी। हाय ब्रो। गाड़ी के पास टेक लगाए खड़े सावियान को देखकर सईद ने हाथ में हिलाया। तो यहाँ इस कंपनी में जॉब मिली है? वो अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देखकर पूछ रहा था। हाँ। हम्म। ठीक है। उसने शाने चित की है। आज गाड़ी लेकर बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था। खैरियत? हाँ बैठ, फिर बताता हूँ। वो उसे इशारतन कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा तो सईद ने भी उसके साथ जगह बुक कर ली। वो गाड़ी स्टार्ट करके एक सड़क पर दौड़ा चुका था। हाँ, बोल अब कहाँ जा रहे हैं? हानि की तरफ। यार इसे रोज पार्टीज अरेंज करने के अलावा और कोई काम नहीं। वो मुकम्मल उसकी तरफ घूम गया। नहीं, पार्टी पर नहीं जा रहे। तो फिर कहाँ? हानि को इसके घर से पिक करेंगे और फिर तीनों किसी अच्छे से होटल में डिनर करने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वाह, पर एक कमी है। क्या?
ज़बयान वक़्फ़े-वक़्फ़े से कभी इसकी जानिब देखता, तो कभी सामने सड़क पर। एक ख़्वाहिश थी कि तेरे हानि और मेरे साथ अलीशा भी होती, तो आय हाय! सफ़र की चस आ जाती यार। उसके एक्शन से भरपूर अंदाज़ पर ज़बयान ने एक लंबी साँस बाहर निकाली। क्या हुआ? अब तो मुझे चिढ़ होने लगी है यार। हर रोज़ एक नई लड़की और हर रोज़ किसी और लड़की के साथ बैठने के तू ख्वाब देखता रहता है। नहीं, बस अब अलीशा ही काफ़ी है। खुदा करे ऐसा ही हो। ये तंज़ था या दुआ, वो समझ नहीं पाया। वैसे भाई मेरी शादी में तुझे फ्री में सॉन्ग गाना पड़ेगा। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। इसकी बातें सुनकर सईद कहकहा लगा आ गया। तभी हानिया के गेट पर जाकर उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, तो वो अगले ही पल पैंट शर्ट में मलबूस भागती हुई सईद की तरफ आई। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर वो अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। क्या देख रही हो? प्यारा लग रहा हूँ ना? सईद ने अकड़ते हुए कहा। मुझे तुम नहीं, तुम्हारे साथ बैठा शख्स प्यारा लग रहा है और मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ कि तुम ये सीट खाली करो, पीछे जाकर बैठो। झूठी हंसी संचा कर हानिया ने दो टोक सुना दी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा वहीं संजीदगी में बदल गया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि एक तो मैं तुम्हारे मुंह से अपनी इंसल्ट सुनूं और दूसरा तुम्हारी खातिर पीछे भी बैठूं। जाओ, मैं नहीं बैठ रहा, उसने बदतमीजी से कहा। वो नाक फुलाकर घूरने लगी। जाविया ने अपने सो कॉल्ड दोस्त से कहो कि पीछे जाकर बैठे। हाथ से उसका चेहरा पीछे सीट से लगाते हुए वो सीधा जावियान से मुखातिब हुई। ऑर्डर दे रही हूँ, वो बेतासर हुए पूछने लगा। अगर मैं कहूँ तो फिर अगर मैं कहूँ कि हाँ तो, अपनी पसलियों पर हाथ रखे उसने बेख्तियार कहा। तो फिर सही यहीं बैठेगा। जाविया ने खोया, गोया खुद जैसे कोई हुक्म सादर किया हो। मजीद इससे बहस किए बगैर वो अपना पर्स बड़े अंदाज से बाजू में डालते हुए पिछला दरवाज़ा खोलकर गुस्सैली होती हुई सीट पर बैठ तो गई, मगर दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। थपकी इस आवाज़ पर वो खामोशी से होंठ भींच गया। इशा की नमाज अदा करके अभी उसने जायनमा समेटा ही था कि वलीद की आवाज़ समातों से टकरा गई। कहो वलीद, क्या हुआ? अलीशा भागते हुए अपने भाई के पास आई। अभी पता नहीं क्यों पर बहुत दर्द हो रहा है सीने में। अपने सीने पर हाथ रखे वो कराहते हुए बोला। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उसने अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। आप ही मसला तो गुर्दों का है ना? तो फिर आज सीने में दर्द क्यों हो रही है? शायद वैसे ही हो रहा होगा। हो जाता है कभी-कभी। तुम फ़िक्र मत करो। चलो। पर अभी-अभी तो काफ़ी आधी रात हो गई है। फिर आप कोई बात नहीं, रात या दिन कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए बस अपना भाई सबसे ज़्यादा अहम है। उसने उसकी ठोड़ी को अपने हाथों में लेते हुए प्यार भरे अंदाज में बोला और फिर उसे सहारा देते हुए सहन में ले आई। साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी आवाज़ें लगा रही थी। क्या हुआ अलीशा? वो भागती हुई आई। अम्मी, आप ज़रा इसे पकड़े, मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ। वलीद का बाजू इसके हाथ में देते हुए वो पूरी स्पीड से कमरे की जानिब भागी। किसी बड़े होटल में डिनर करने के बाद वो तीनों गाड़ी में गप्पे हाँकते हुए मुस्कुराते जा रहे थे। सेर की नज़र अचानक फुटपाथ पर नजर आने वाली मंजर पर पड़ी। अलीशा अपने भाई और माँ को साथ लिए वहां चलती दिखाई दी। ओए ओए, गाड़ी रोक! वो झट सा अभियान की तरफ मुड़ा। पर हुआ क्या है? ओ भाई, गाड़ी रोक ना, प्लीज। सईद फिर से धाड़ा तो वो ब्रेक पर पाँव रख गया। फिर वो गाड़ी से उतरकर भागता हुआ इनके करीब आया। अलीशा, आंटी, क्या हुआ इसे और कौन है ये? उसने रास्ता रोककर सवाल किया। हाय बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। ये मेरा बेटा और इसकी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। इसे अस्पताल लेकर जाना था लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही और ये रिक्शे में नहीं बैठ सकता। उसकी मां आंखों में आंसू लिए हुए थी। आज अलीशा को यहाँ देखकर हैरान होने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वो अपने भाई की वजह से काफी परेशान थी। आंटी, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? मैं हूं ना, चले आए, गाड़ी में बैठे। अपने हाथ से इशारा करके वो इन्हें गाड़ी की तरफ मुड़ने का कह रहा था और जावियान समेत हानिया इस मंजर को शीशे से पार अजीब तासुर भरे अंदाज में देख रहे थे। फिर वो तीनों इसी तरफ आते दिखाई दिए। आप लोग बैठे पीछे प्लीज, उसने पिछला दरवाजा खोलकर कहा तो सामने बैठी हानिया ने बेसुरा सा मुंह बनाया। सही, तुम्हारा तो दिमाग तो ठीक है, ये किसे गाड़ी में बिठा रहे हो? वो चिल्लाई। तुम जरा टैक्सी पकड़कर चली जाओगी प्लीज। इनका बेटा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। उसके पीछे पर हानिया मुंह खोलकर उसे देखने। जावियान भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या कहा तुमने? मैं टैक्सी लेकर चली जाऊं? हाँ, तो तुम या फिर ये लोग खुद क्यों नहीं टैक्सी लेकर देते? वो बहस पर उतर आई थी। यार, तुम तो अपने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा सकती हो, लेकिन इनके बेटे को देखो, ये कितना बीमार है। दोनों की अपनी अपनी शनीद जारी थी और उधर वलीद का सांस बुरी तरह फूल रहा था। अलीशा मुसलसल अपने भाई की कमर सहराकर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। सिस्टर, आप प्लीज हमें जाने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी।
अलीशा ने रोते हुए फरियाद की तो साविया ने फौरन गर्दन घुमाकर उसे देखा। आंखों के अलावा उसका पूरा चेहरा स्याह चादर के हिसार में था। ओह प्लीज, मैं तुम जैसी लड़कियों को अपनी सिस्टर नहीं बनाती। और तुम्हारे भाई को कुछ हो या ना हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हानिया ने बेहिस होकर तपाश अंदाज में कहा। इसका जवाब सुनकर जावियान झट गाड़ी से उतरकर सई के पास आया। यार तुम हानिया को छोड़ो, तुम खुद गाड़ी ड्राइव करो और इन्हें ले जाओ, मैं दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। थैंक्स यार। उसने जावियान के कंधे पर हाथ रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। हानिया ने नजरें फेर कर खुद भी गाड़ी से उतरना मुनासिब समझा। जब वो जा चुके तो हानिया उसकी तरफ देखने लगी। वो शायद अपने किसी ड्राइवर को कॉल करने के बाद फोन जेब में डाल रहा था। तुमने अपनी गाड़ी उसे क्यों दे दी? चंद अनजान लोगों को वो तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर ले गया है और तुम खुद अब दूसरी गाड़ी मंगवा रहे हो। हाँ, क्योंकि इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों को ही क्यों ना छू ले, उसके पाँव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंदर तो शायद इंसानियत ही मर चुकी है। तुम क्या कह? मजीद बोलने के लिए उसके लब खुले के खुले रह गए और वो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया।